न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए आगे चलते हैं, है नहीं। परिवहन, है नहीं। क्लास 10th पार्ट 2, है ना। हो आपको पेड़ पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ा दिए थे, है पढ़ाए थे। पेड़ पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ा दिए थे। आज पढ़ते हैं जंतुओं में परिवहन, है ना। आइए जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, है ना। जंतुओं में परिवहन। आइए देखिए, उच्च श्रेणी के जितना भी जंतु है उसमें परिवहन के लिए कुछ अंग दिए गए हैं, उसको कहते हैं परिवहन तंत्र, है ना, या परिवहन अंग कहते हैं। लिखेगा उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र दिए गए हैं, है ना। जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र दिए गए हैं, है ना। एक विशेष प्रकार के तंत्र दिए गए हैं जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र दिए गए हैं, जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र दिए गए हैं जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं या परिचारण तंत्र कहते हैं। जंतुओं में परिवहन के लिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र दिए गए हैं जिसे परिचारण तंत्र या परिवहन तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसमें 3 को दिया गया बाबू, इसमें 3 अंग दिया गया है ना। इसमें 3 अंग दिया गया है। पहला है जंतु में परिवहन के लिए 3 अंग दिया गया। पहला है रक्त, या इसको बोलते हैं रुधिर, रक्त या रुधिर। दूसरा है हृदय, दूसरा है बाबू हृदय। और तीसरा है रक्त या रुधिर वाहिनियाँ, है ना। ये तीनों मिला के किसका निर्माण करता है बाबू? परिचारण तंत्र का, परिसंचारण तंत्र, या इसको बोलते हैं परिवहन तंत्र, है ना। तो लिखाइए दिए थे अभी, है ना, कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग दिए गए हैं, तंत्र दिए गए हैं जिसे परिवहन तंत्र या परिचारण तंत्र, परिसंचारण तंत्र कहते हैं। अब इसमें देखिए 3 अंग है बाबू। पहला क्या है? रक्त है, दूसरा हृदय है और तीसरा रक्त या रुधिर वाहिनियाँ, है ना। रक्त या रुधिर वाहिनियाँ है। अब एक एक करके तीनों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके क्या करेंगे? तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालेगा रक्त, पहला हेडिंग डालेगा बाबू रक्त या रुधिर, या इसको खून भी बोलते हैं देहाती भाषा में, क्या कहते हैं। पहला हेड लिखेगा बाबू रक्त या इसको बोलते हैं रुधिर, रक्त या क्या बोलते हैं इसको? रुधिर, रक्त या रुधिर। आइए लिखेगा, एकदम एक एक करके लिखते चलना है ना। लिखेगा
ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है। अगला, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है। अगला पॉइंट बाबू, अगला लिखिएगा, ये हृदय तथा रक्त वाहिनियों में दौड़ता है। ये हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ में दौड़ता है या परिवहन करता है, दौड़ता है या परिवहन करता है, परिवहन करता है। ये हृदय तथा रक्त वाहिनी में दौड़ता है या परिवहन करता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। लिखिएगा, इसका पीएच मान 7.4। ये तरल संयोजी उत्तक है, ये तरल संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। लिखे, ये तरल संयोजी उत्तक है। हो गया। अब देखिए, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो, अब जो है रक्त में 2 घटक होते हैं। रक्त में या रुधिर में 2 प्रमुख घटक हैं। इसका कौन कौन है? लिखेगा, रक्त या रुधिर में 2 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन है भाई? रक्त या रुधिर में 2 प्रमुख घटक हैं। नहीं, रक्त या रुधिर के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है प्लाज्मा, है ना। पहला है बाबू प्लाज्मा, या इसको कहते हैं फ्लाविका, है ना। फ्लाविका है ना। और दूसरा है आपका, ये पहला था क्या? प्लाज्मा या फ्लाविका। और दूसरा है रक्त केशिकाएँ। दूसरा है रक्त केशिकाएँ। दूसरा है बाबू रक्त केशिकाएँ। देखिए तो ये जो होता है, ये द्रव रूप में पाया जाता है, ये ठोस में पाया जाता है ना। लिखे, प्लाज्मा या प्लाविका जो है बाबू, वो कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। पहला VVI क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही से पूछेगा, डीपली पूछेगा तब। ऐसे तो आपको रक्त में पूछेगा पीएच मान 7.4। रक्त क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? रक्त क्षारीय होता है ना। ये संयोजी उत्तक होता है। अब इसके अंदर में पूछेगा तो रक्त के कितने संघटक हैं? रक्त के 2 संघटक हैं। पहला है प्लाज्मा या प्लाविका और दूसरा है रक्त केशिकाएँ। तो पूछेगा प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? रक्त केशिकाएँ किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? अब एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ें, है ना। तो पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा या फ्लाविका। पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा या फ्लाविका। पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा या फ्लाविका, है ना। लिखिएगा, ये गाढ़ा लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है बाबू। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। 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 अभी जितना इसका टोटल आयतन है बाबू, जितना ही टोटल है, इस टोटल आयतन इसका कितना % है? 55% है। लिखिएगा, ये कुल आयतन का 55% रहता है।
ये कुल आयतन का 55% रहता है, ये कुल आयतन का 55% रहता है। कितना परसेंट रहता है? जितना आपका खून है उसका 55% क्या रहता है? प्लाज्मा। 55% क्या रहता है? ये जो है आपके बॉडी में कितना परसेंट, कितना भाग में है? 55% है। 100% होता है ना, ये कितना परसेंट है? तो 55% ही है, तो ये कितना परसेंट रहेगा? रहेगा 45%। तो 45% आपके रक्त के चिकाएँ हैं। अब प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। आई 55% में 3 चीज़ रहता है। ये 55% में कितना चीज़ रहता है? 3 चीज़। क्या क्या रहता है? तो पहला रहता है जल, पहला जल। और दूसरा क्या है बाबू? तो जल जो है आपके शरीर में 55% में 90% क्या रहता है? 90% क्या रहता है आपका? 90% आपका रहता है क्या? जल रहता है ना। और हो गया पूरे शरीर में 55% भाग, 55% को मान लीजिए क्या? 100%। 100% में 90% क्या है? अब दूसरा हो गया प्रोटीन। दूसरा क्या हो गया? तो ये लमसम रहता है कितना परसेंट? 7%। कल लमसम कितना परसेंट? 7% रहता है। और तीसरा क्या है? तो इसमें कुछ कार्बनिक यौगिक रहते हैं, है नहीं? लिखते चलिएगा, ठीक है, लिखते चलना है। प्लाज्मा में 3 चीज़ रहता है, जल, प्रोटीन और कुछ कार्बनिक यौगिक, है ना। कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण होते हैं। कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक लवण रहते हैं। अकार्बनिक लवण होते हैं। कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं? लवण होते हैं। लिखे, ये कितना परसेंट रहता है बाबू? तो ये कितना परसेंट? 90 और 3, 90, 7, 97, तो कितना परसेंट बच गया? 3% हो गया 100%। 55% में प्लाज्मा रहता है। 55% प्लाज्मा को मान लीजिए कितना परसेंट? 100%। तो इसमें 90% जल रहता है, 10% 7% प्रोटीन रहता है और 10% कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना, लवण होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए, अब लिखिएगा कुछ पॉइंट है बाबू, 1-2 को पॉइंट लिख लीजिएगा। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं बाबू, है ना। कुछ है, लिखिएगा। लिखे, प्लाज्मा में देखिए प्रोटीन है बाबू। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित है उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन। अब इसके कुछ नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। लिखिएगा फाइब्रिनोजेन, पहला लिखिएगा फाइब्रिनोजेन। पहला है बाबू फाइब्रिनोजेन, पहला है फाइब्रिनोजेन। दूसरा है फाइब्रिनोजेन। दूसरा है बाबू आपका, दूसरा है हेपेरिन। दूसरा है हाइपेरिन। देखिए हाइपेरिन जो है खून को थक्का करता है ना। हाइपेरिन जो है खून को थक्का करता है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लिखिएगा, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है हाइपेरिन जो है बाबू, हाइपेरिन जो है रक्त को क्या करता है? थक्का करता है। देखते हैं कहीं पर खून कट जाता है तो खून गिरता रहता है, और ऐसे दाब लेते हैं तो रक्त रुक जाता है। तो ये रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? काम करता है। खोराठी जिसको कहते हैं ना, खोराठी जम गया, तो ये हिपेरिन का ही काम क्या करता है? खोराठी खूने रहता है ना, धीरे धीरे खून ही खत्म बदल जाता है,
हथीन बदल जाता है तो इसको हेपेरिन का ही काम है। ये क्या करता है, खून को थक्का बनाता है। क्या करता है, थक्का बनाता है। अब तीसरा लिखेगा प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा लिखेगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। हो गया। प्लाज्मा के प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसके कुछ प्रमुख नाम लिखा है बाबू। पहला लिखा है फाइब्रिनोजन, दूसरा लिखा है हेपेरिन और तीसरा लिखा है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। अब आइए किस में, रक्त केशिकाएं में। रक्त केशिकाएं क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस। तो परसेंटेज तो आप जानिए कि कितना परसेंट होता है, ये 45% होता है ना। अब देखिए रक्त केशिकाएं में भी 3 अंग हैं। रक्त केशिकाएं में भी कितना अंग है बाबू, 3 अंग है। इसको मिटाएं, ऐसे लिख देते हैं। रक्त केशिकाएं में भी कितना अंग है बाबू, 3 अंग है। पहला, रक्त केशिकाएं हमारे शरीर में कितना परसेंट आता है, 45% ना। टोटल 100%, टोटल रक्त कितना परसेंट, 100%। तो 100% में 45%, 55% पर क्या रखता है, प्लाज्मा रहता है, और 45% पर क्या रखता है, रक्त केशिकाएं रहता है। अब रक्त केशिकाएं के 3 भाग, पहला लाल, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। देखिए पहला को बोलते हैं आरबीसी, दूसरा को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरा को बोलते हैं प्लेटलेट, है ना। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिका, है ना। पहला है लाल रक्त कणिका, पहला लाल रक्त कणिका, इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। दूसरा है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है प्लेटलेट, या इसको बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, पट्टिकाणु, या इसको बोलते हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट। नहीं कहते हैं अरे बुखार ले हो प्लेटलेट बे गिर गए, कहते कि नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं प्लेटलेट गिर गया। बुखार पे, बुखार किसके कारण आता है, प्लेटलेट के कारण। प्लेटलेट गिरता है तब बुखार आता है ना। देखिए रक्त केशिकाएं जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला है रक्त केशिकाएं में भी 3 प्रकार है बाबू। पहला है लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के फुल फॉर्म क्या, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी के वाइट ब्लड सेल, है ना, प्लेटलेट। देखिए अब एक एक करके तीनों के पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला आइए आरबीसी। चलिए पहला पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में पहला जाइए, लाल रक्त के, है ना, कणिकाएं या कोशिका भी लिख सकते हैं बाबू, है ना। आरबीसी कणिका या कोशिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिका भी लिख सकते हैं। आर लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, या यहाँ भी कोशिका कर दीजिए, कोशिका, क्योंकि सेल मैंने वही बताया है नहीं। चलिए आइए देखिए, अब आइए आरबीसी। देखिए आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका देखिए रे, पहले बोल दिया कैसा है, लाल है। आरबीसी में रेड ब्लड सेल, है ना, तो लिखिएगा, लिखिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ये खून कैसा दिखता है, लाल दिखता है। तो लिखिएगा, इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की, लिखिएगा आरबीसी में बाबू, है ना, आरबीसी में लिखिएगा, आरबीसी में लिखिएगा। इसमें एक विशेष प्रकार के
प्रोटीन वर्णक, इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण खून लाल होता है। इसी के कारण खून लाल होता है। इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। इसी के कारण खून का रंग क्या होता है बाबू? लाल होता है। इसी के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब आइए जानते हैं बाबू हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन के कार्य, क्या काम है इसका हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन के कार्य आइए तो लिखेगा तो हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना, है ना? तो लिखेगा ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 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 अच्छा, ये ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। अगला पॉइंट, अच्छा जब ये ऑक्सीजन को परिवहन करता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ता है तो उसको क्या कहते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बताए थे ये बात, है ना? तो लिखिएगा जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है या अपने ऊपर रख लेता है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर पकड़ रख लेता है या पकड़ लेता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, या पकड़ कर ले जाता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर पकड़ कर ले जाता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहता है, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिखे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर अपने ऊपर अपने ऊपर पकड़कर ले जाता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया? अच्छा, अब देखिए, अच्छा ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका जीवन काल कितना दिन होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 से 130 दिन। 120 से 130 दिन लिखिएगा। आरबीसी का जीवन काल या इसका जीवन काल 120 से 130 दिन। 120 से 130 दिन। 120 से 130 दिन के बाद स्वतः अपने आप क्या होता है? मर जाता है और पेशाब के रास्ते से बाहर आता है ना? इसका जीवन काल 120 से 130 दिन होता है। अगला पॉइंट, अब देखिए और इसका काम क्या है बाबू हीमोग्लोबिन का? तो लिखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये CO2 का परिवहन करता है। ये CO2 का परिवहन करता है। ये CO2 का परिवहन करता है। अच्छा, ये CO2 का क्या करता है? अब जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो लिखिएगा जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर पकड़ कर लाता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर पकड़ कर लाता है तो उसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया? जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर पकड़ के रख कर लाता है तो उसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला पॉइंट, अब देखिए अगला पॉइंट। अब क्या करता है हीमोग्लोबिन? क्या करता है हीमोग्लोबिन? एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ कर लाता है। कितना अणु को?
4 अणु को पकड़ कर लाता है ना। तो लिखिएगा एक हीमोग्लोबिन, लिखिएगा एक हीमोग्लोबिन, लिखिएगा हीमोग्लोबिन का एक अणु, ऐसे लिखिएगा एक हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़कर भेज सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़कर है ना ले जा सकता है या भेज सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़कर ले जा सकता है। अब देखिए इसका कहानी हो गया क्या, आरबीसी का कहानी आप कर दिए क्या, खत्म। अब दूसरा आइएगा, दूसरा क्या है बाबू, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है बाबू, तो आपके शरीर में जो रोगों की जो लड़ने की क्षमता है ना, वो इसी के कारण है। जिसका डब्ल्यूबीसी वीक होगा वो जल्दी बीमार पड़ता है, जिसका डब्ल्यूबीसी मजबूत होगा वो बीमार कम पड़ेगा। दोनों में झगड़ा होता है, एक डब्ल्यूबीसी का कीटाणु से एक रोगों वाला कीटाणु जो पटका गया वो ऊपर हो जाएगा। तो जिसका डब्ल्यूबीसी मजबूत है तो रोग वाला कीटाणु को पकड़ के मार देगा, और अब डब्ल्यूबीसी कमज़ोर है तो रोग वाला कीटाणु को मार देगा, तो ये हावी हो जाता है। तो उसके लिए फिर आप खाते हैं क्या, खाते हैं दवाई, खाते हैं ना। चलिए तो लिखिएगा दूसरा, ये हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है। यह हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो रंगहीन होता है। यह हमारे शरीर में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है। यह हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है। यह हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो रंगहीन होता है। जो क्या होता है बाबू, जो रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता बाबू, है ना। इसका आकार अनियमित होता है, इसका आकार अनियमित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, लिखे, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब लिखिएगा इसके कार्य, है ना, डब्ल्यूबीसी के कार्य। अब आ जाइए इसके कार्य, है ना, अब आ जाइए बाबू इसके कार्य। इसके कार्य में आ जाइए। इसका कार्य क्या है भाई, तो इसका कार्य है रोगों से हमको रक्षा करना, रोगों से हमको क्या करना, बचाना। का मेन काम ही है, रोगों से क्या करना, हमको बचाना। तो लिखिएगा ये हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये हमारे शरीर से रोगों के लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगला पॉइंट, ये प्रतिरक्षण तंत्र कहलाता है। अगला, ये प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता, लिखिएगा। ये प्रतिरक्षा तंत्र का माने रक्षा ही वही, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है।
ये प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब यहाँ ये हमको आरबीसी का क्या करता है, मजबूत बना, ये रोगों की लड़ने की क्षमता को क्या करता है, प्रदान करता है या निर्माण करता है। अब देखिए इसकी संख्या जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कौन ज़्यादा होता है, तो आरबीसी ज़्यादा होगा और डब्ल्यूबीसी क्या होगा, कम। तो लिखिएगा इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा कम होती है, इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा कम होती है। ये ज़्यादा होता है बाबू, ये कम होता है। इनकी संख्या आरबी की अपेक्षा कम होती है, इनकी संख्या आरबी की अपेक्षा कम होती है, इनकी संख्या आरबी की अपेक्षा कम होती है। लिखे, इनकी संख्या जो है आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अच्छा, इसका जीवन काल कितना दिन होता है, तो 12 से 20 दिन। इनका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है, इनका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। ये 12 से 20 दिन में क्या होता है, मर जाता है। ये 12 से 20 दिन में क्या होता है, मर जाता है बाबू। इसका जो जीवन काल है कितना दिन है, 12 से 20 दिन। चलिए आप देखिए, अब 2 पार्ट आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। कौन कौन पढ़ लिया, आरबीसी और अब आइए प्लेटलेट्स या रक्त पट्टी कानून। प्लेटलेट्स या रक्त पट्टी कानून आप ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अंतिम बचा है रक्त पट्टी कानून, रक्त पट्टी कानून। अब लिखिएगा देखिए, रक्त पट्टी कानून या प्लेटलेट्स हो गया। क्या इस समय कोई समस्या है पूरा में? रक्त को हमने कितने भागों में बांटा बाबू? रक्त के प्रमुख 2 संघटक हैं, पहला प्लाज्मा या प्लाविका, ये 55% होता है, ये 45%। दूसरा का नाम है रक्त केशिकाएँ या ये द्रव होता है, ये ठोस अवस्था है। इसको 3 भागों में बांटे। इसमें पहला भाग होता है जल, 90%, 55% को कितना परसेंट मान के चलना है, 100%। और 100% 90% क्या है, जल। प्रोटीन 7% और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक 3%। अब ये बच्चा 45%। 45% में ये 45% को कितना परसेंट मान लेना है, 100% मान के चलना है ना। अब आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, इसकी संख्या क्या होती है, कम। इसकी संख्या और कम होती है। अब देखिए ये जो लाल रक्त कणिका है या लाल रक्त कोशिका है आरबीसी में कौन सा एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण खून क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन जब परिवहन करता है तो कहलाता है कार्बोक्सिल कहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन करता है तो कहलाता है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 से 130 दिन। ये एक हीमोग्लोबिन 4 अणु को क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ लेता है। कितने अणु को, 4 अणु को पकड़ कर ले जाता है। चलिए ये काम खत्म हो गया। डब्ल्यूबीसी क्या है बाबू, तो डब्ल्यूबीसी श्वेत प्रोटीन है ना, श्वेत प्रोटीन है, उजला प्रोटीन है ना। ये जो होता है हमको रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, प्रदान करता है। मेन काम इसका वही है। इसका जीवन काल कितना दिन है, 12 से 20 दिन। यही तो पढ़ा है। अब आइए रक्त पट्टी कानून लिखिएगा, ये विषाणु या थ्रम्बोसाइट भी कहलाता है। ये विषाणु या थ्रम्बोसाइट भी कहलाता है। लिखिएगा, ये विषाणु या थ्रम्बोसाइट्स कहलाता है। ये विषाणु या थ्रम्बोसाइट्स कहलाता है। ये विषाणु या थ्रम्बोसाइट कहलाता है। अगला पॉइंट, ये रक्त को थक्का करने में सहायक होता है। ये रक्त को क्या करता है बाबू, थक्का करता है। ये क्या करता है, रक्त को थक्का करता है। ये रक्त को थक्का करने में सहायक होता है। ये रक्त को थक्का करने में सहायक होता है। चलिए आप पूरी रक्त क्या कर लिए, पहला पार्ट आप पढ़ लिए है ना। परिवहन तंत्र में 3 पार्ट था बाबू। पहला पार्ट था रक्त, दूसरा पार्ट है हृदय, तीसरा पार्ट है रक्त केशिकाएं। यही था ना।
चलिए, रक्त वाहिनियाँ था, तो आपने एक पार्ट पूरा पूरी क्या कर दिए, पढ़ लिए। एक पार्ट में कोई दिक्कत? चलिए, आइए देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए, तो घर पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो तुरंत भूलिएगा, ये जान लीजिए। बायोलॉजी में बाबू मुश्किल से 10 से 15% समझना है, और बाकी 80% मान लीजिए 20 से 25% समझना है, और 70 से 75 या 80 कह दीजिए रटना ही है। तो घर पर जितना मेहनत कीजिएगा आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। नहीं मेहनत कीजिएगा तुरंत क्या हो जाइएगा, हाँ तुरंत भुलाइएगा। इसमें कोई दूरा की बात नहीं है ना। अभी 45% है या 55% है, तो हम इसको कर देंगे 60%, है ना, करेंगे। याद रखना है आपको कि प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, 55%, है ना। हमारे शरीर में प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है, जल 90%। कितना परसेंट, कितना परसेंट प्रोटीन, 7%। कार्बनिक अकार्बनिक कितना परसेंट, 3%। तो याद रखना है, ये याद रखना है ना। आप आइएगा, पढ़ते हैं बाबू। दूसरा पाठ है हृदय। तो इसमें पढ़ना है मानव हृदय। क्या पढ़ना है, मानव का हृदय। मानव का हृदय, मानव का हृदय किसका पढ़ना है, देखिए मानव का हृदय। तो मानव का हृदय क्या होता है बाबू, जिसको कहते हैं आप लोग दिल। हमार दिलबे में छेद हो गलो, ऐसा बोल रहा हूँ ने, हमार दिलबे में दल को छेद कर, हमार दिल के टुकड़े टुकड़ा हो गलो। तो जिंदा कैसे है, जब तो दिलबे टुकड़ा टुकड़ा हो गई तो हैं, हमार दिलवा ने तोड़ दल को। एक गो भाषा बोलता है हाँ, होता कुछ है ये नहीं है। तुम जिंदा कैसे है, तो तुम्हारा जब दिल मतलब हृदय टूट गया तो तुम जिंदा कैसे है ना हो। चलिए लिखिएगा, ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। लिखिएगा, ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है। ये इसमें केवल होता है बाबू मांस होता है, हड्डी नहीं होता है, ठीक है, हड्डी नहीं टूटता है। ये केवल होता है मांस, तो मांस टूटेगा तो फिर ये एक अत्यंत कोमल, ये एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो हमारे पसलियों के अंदर और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। एकदम सुरक्षित जगह में रहता है बाबू, है ना। हमारे जो पसली है उसके अंदर दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। ये एक अत्यंत कोमल और मांसल संरचना है जो हमारे पसलियों के अंदर और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। लिखे, जो हमारे पसलियों के अंदर और दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, और ये केंद्रीय पंप अंग चलाता है, और ये केंद्रीय पंप अंग चलाता है, और खून को धक्का देता है, इसी कारण खून पूरे शरीर में प्रसारित होता है या प्रसारित करते रहता है। लिखे बाबू, ये केंद्रीय पंप अंग चलाता है और खून को धक्का देता है, और इसी कारण खून पूरे शरीर में प्रसारित करते रहता है। हो गया। चलिए,
चलिए आज यही छोड़ देते हैं, ठीक है, आज यही छोड़ देते हैं। हृदय, मानव हृदय हो गया। मानव हृदय की संरचना के बारे में पढ़ना है तो संरचना कल पढ़ा देंगे, है ना, संरचना कल पढ़ा देंगे पूरा फिगर के साथ, ठीक है, पूरा फिगर के साथ पढ़ा देंगे मानव हृदय की संरचना, उसके क्रिया विधि, मानव हृदय का क्रिया विधि, है ना, और तीसरा पार्ट भी पढ़ा देंगे, है ना। कल कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें क्लास, ये चैप्टर क्या कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना बाबू, ठीक है, धन्यवाद।